एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारा चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो एंड एज यू नो आई एम ऋतु शर्मा हैविंग 18 plus years of experience in my teaching field. The most interesting chapter of chemistry that is metals and non metals. मजे आ रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। अभी और भी मजे आने वाले हैं जब हम लोग कोलेजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर का 75% हम लोग कवर कर चुके हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या करना है बेटा कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है अब हमें उनकी एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। हमने लीस्ट रिएक्टिव मेटल के एक्सट्रैक्शन, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बचता है हमारा हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट है उनकी किस तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करें। चलिए देखो जी, आप देख सकते हो extracting metals towards the top of the activity series. Metals high in the activity series, that is sodium, magnesium, calcium, aluminium, are too reactive to be reduced with carbon. हमने ये पढ़ रखा है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ी थी मेटल नॉन मेटल की, तो हमने बार बार क्या देखा कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, ऐसे मेटल्स थे जो कि हद से ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। इसी वजह से हम लोग कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? दिस इज बिकॉज दे फॉर्म वेरी स्टेबल ऑक्साइड्स एंड कार्बन कैन नॉट रिड्यूस देम। क्योंकि ये अपनी हाई रिएक्टिव नेचर की वजह से ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो उन इन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो ऑक्साइड्स बने उनके वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए, जिसकी वजह से बेचारा कार्बन जो है अब उस ऑक्सीजन को इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड में से अकेला वो रिमूव नहीं कर सकता। मतलब कि वो थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा अब इन एलिमेंट्स के सामने। तो अब हमें तो भाई अलग करना है, तो कोई दूसरा मेथड काम में लाएंगे। अब वो दूसरा मेथड देखते हैं क्या है। मेथड यूज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन कंपाउंड्स। तो क्या करें बेटा कि ये जो हमारे ऑक्साइड्स हैं इनके अंदर से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए अब हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेंगे। जैसे कि हमने देखा था कि कुछ मेटल्स कैसे थी, ना तो वो ठंडे पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ, ना स्टीम के साथ रिएक्शन कर रही है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वाले जो मेटल हैं ये ना तो गर्म करने से ना ही कार्बन की वजह से इनका ऑक्साइड जो है वो टूट रहा है। तो अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले ली। अब इस ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है इसमें क्या किया जाएगा, जैसे कि सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमने मोल्टन स्टेट में लिया और फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से उसको अलग करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है ना बेटा उसमें एट कैथोड, जो कि नेगेटिव हमारी रोड होती है इलेक्ट्रोड, उसको बोलते हैं कैथोड। सोडियम हमारा वहां पर इकट्ठा होगा और जो एनोड है क्लोरीन हमारी वहां पर इकट्ठी होगी। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से हम एल्यूमिनियम को भी इलेक्ट्रिक करंट पास करवा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इससे पहले मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में हमने क्या देखा था कि कार्बन को हमने रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज किया था। अब बात आती है कि ये जो हमारी मेटल्स मिली हैं ऑक्साइड या क्लोराइड्स के फॉर्म में, जो और से वहां से हमने सोडियम को या किसी भी मेटल को अलग कर लिया, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से एल्यूमिनियम को अलग कर लिया, लेकिन अभी भी ये मेटल जो हैं वो इनके पास कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। द मेटल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट प्योर। अभी भी उसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज उनके अंदर हैं। हमें हमें चाहिए मेटल प्योर फॉर्म में केमिस्ट्री में रिएक्शंस करवाने के लिए। तो अब हम क्या करें, रिडक्शन तो हो गया, मेटल तो मिल गया, लेकिन अभी वो प्योर नहीं है। अब क्या करें, उसको रिफाइन कर देंगे। तो इसलिए
टू गेट प्योर मेटल्स रिफाइनिंग इज नीडेड। तो समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जब हमने रिडक्शन तो कर लिया, मेटल मिल गई, अब आगे का प्रोसेस यहाँ पे क्यों नहीं खत्म कर रहे, आगे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज वाले मेटल मिली है, हमें इम्प्योरिटीज नहीं चाहिए। मोस्ट कॉमन मेथड इन इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए, जो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या करना है, पहले तो इस तरीके का सेटअप तैयार करना है। ये डायग्राम, ये देखो जी। अब यहाँ पर हम किसका कर रहे हैं, कॉपर का। जिस भी मेटल की हमें रिफाइनिंग करनी है, क्या करेंगे, उसी मेटल की इम्प्योर मेटल लेंगे, एनोड बनाएंगे उसका। ठीक है, जो कैथोड है, कॉपर की प्योर मेटल की स्ट्रिप ली हमने पतली सी, उसका बना दिया हमने कैथोड। ये वाला क्वेश्चन अब की बार पेपर में पूछा गया था 2024-25 वाले एग्जाम में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 या 2 ईयर के गैप के बाद फिर दोबारा से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई एनोड किस चीज की बनी हुई थी, कैथोड किस चीज की बनी हुई है। पतली स्ट्रिप हमने प्योर मेटल के लिए, एक इम्प्योर मेटल की इलेक्ट्रोड बनाई जिसका नाम था एनोड। ठीक है, अब क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। जिस मेटल की रिफाइनिंग करनी है, उसी मेटल का कोई भी सॉल्ट लेना है हमें, और उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। जो भी कोई सॉल्यूशन यहाँ पर लिक्विड मतलब जो काम में आ रहा है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो डायग्राम दिखाकर यहाँ पर इन सब चीजों को लेबलिंग करने के लिए पूछी जाती है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज यूज की गई है, कैन एथोड सॉरी एनोड रोड किसकी बनी थी, कैथोड रोड किसकी बनी थी। अब प्रोसेस कैसे होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो जो इम्प्योर कॉपर थी ना बेटा, वो क्या करेगी, डिजोल्व फ्रॉम द एनोड इनटू द सॉल्यूशन। यहां से निकलकर कॉपर जो है वो इस सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएगी, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करना स्टार्ट किया था। अब क्या होगा, प्योर कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट डिपॉजिट ऑन द कैथोड। ये एक ऐसी है इम्प्योर मेटल की रोड, यहां से प्योर मेटल निकल निकल कर सॉल्यूशन में आई, और यहाँ सॉल्यूशन में से निकल निकल कर वो कहाँ जा रही है, हमारी कैथोड के ऊपर। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज है वो तो सॉल्यूशन में मिक्स हो गई, डिसॉल्व हो गई, हमें नहीं दिख रही। अब ऐसे जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज थी, वो क्या करेंगी, यहाँ पर हमारे एनोड के जस्ट नीचे वो इकट्ठी हो जाती हैं जाकर। अब इसका नाम हो जाता है एनोड मड। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कि व्हाट इज एनोड मड। ठीक है, या फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्यों करते हैं, उसका प्रोसेस बताइए, या फिर लेबलिंग करने के लिए आ जाएगा, या फिर एनोड कौन से मेटल की बनी होती है, कैथोड कौन से मेटल की बनी होती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारे पास मेटल हो गई, मेरे पास प्योर मेटल कार्बन की वाली सॉरी कॉपर की वाली जो रोड है कैथोड, मेरे पास सारे की सारी प्योर मेटल है, इसको मैंने अलग कर लिया। चलिए, अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड व्हाट इज दिस इज दिस इज कोरिजन। कोरिजन ऑलरेडी आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। व्हाट इज कोरिजन, सबसे पहले तो बात यही आती है कि कोरिजन है क्या चीज। कई बार बच्चे कोरिजन की जगह पर रस्ट या रस्टिंग की डिफाइन लिखकर आ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा था, कोई भी मेटल के ऊपर अगर कोई एसिड या मॉइस्चर अटैक कर देता है, तो उन मेटल्स के ऊपर एक फ्लेकी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज कोरिजन। क्लियर है जी, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो हम अपने घर में कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, आप सभी ने एक्सपीरियंस किए हैं। सिल्वर, सिल्वर का आर्टिकल सबके घर में ना, तो आपकी मम्मी जो है पैरों में पायल पहनती हैं, बिछुए पहनती हैं, चांदी के होते हैं वो। तो आप क्या देखते हो कि जब नया नया वो परचेज करके लेकर आती हैं उन ऑर्नामेंट्स को, तो वो काफी शाइन कर रहे होते हैं, वाइटिश वाइटिश कलर के लगते हैं हमें, वाइटिश ग्रेश कलर के। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो थोड़े ब्लैक हो जाते हैं। तो बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द रिएक्शन विद सल्फर इन एयर फॉर्मिंग सिल्वर सल्फाइड। बेटा यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो सिल्वर के आर्टिकल हैं, इसके ऊपर जो ब्लैक कलर की हम लोग देख रहे हैं कि ब्लैकिश ब्लैकिश हो गया है, तो किसकी वजह से, तो वो था सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड
फॉर्मूला Ag2S। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कॉपर, जिसको कि तांबा भी बोलते हैं, सबके घर में मंदिर में तांबे का लोटा यूज होता ही है, तो रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग अ ग्रीन कोट ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हर एक चीज में ऑक्साइड की लेयर नहीं लिख कर आनी। बच्चे मोस्टली यही वाली गलती कर कर आते हैं कि किसी भी मेटल में किसी भी कलर की अगर लेयर पूछे, यार कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कलर की एक लेयर है वो बताओ किसकी वजह से बनी, कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर, सिल्वर ऑक्साइड। सब जगह ऑक्सीजन की लेयर नहीं बनती है, लर्न करना है आपको। अब वैसे तो हमारे पास इतनी सारी मेटल्स हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में स्पेसिफिकली 2 या 3 मेटल्स का ही जिक्र किया गया है, हमें उन्हीं को ही पढ़ना है। ठीक है, आयरन सबसे कॉमन एग्जांपल है। आयरन के ऊपर एक ब्राउन फ्लेक की सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। और ये रस्ट क्या है, Fe2O3 XH2O। अब ये जो रस्टिंग है इसके लिए कुछ कंडीशन है, वो क्या, रस्टिंग रिक्वायर्स एयर एंड वाटर। अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंट हो गया तो रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है कि हमने आयरन नेल ली और 3 टेस्ट ट्यूब ली हमने। ठीक है, फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हमने एयर एंड वाटर लिया था, मतलब कि हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लिया, थोड़ा सा पानी भरा टेस्ट ट्यूब के अंदर, लोहे की कील डाल दी, ऊपर से कॉर्क लगा दी। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, केवल और केवल पानी ले रखा है और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल की 1 या 2 बूंदे डाल दी, कॉर्क लगा दी। तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर थी। ठीक है, कोई पानी नहीं डाला, कॉर्क लगा दिया, 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया इन टेस्ट ट्यूब्स को। उसके बाद जब हम चेक करते हैं तो हमने क्या देखा कि जो हमारी फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर जो हमने लोहे की कीलें ली थी वहां पर जंग लग गया है, जबकि सेकंड और थर्ड वाली में जंग नहीं लगा। अब इसके पीछे का रीजन, फर्स्ट वाली में देखो पानी तो हमने डाला था, बाकी टेस्ट ट्यूब खाली थी, तो खाली चीज के अंदर भी क्या होती है, एयर। तो एयर और वाटर दोनों चीज मिल गई, मॉइस्चर भी मिल रही है, एयर भी मिल रही है, रस्टिंग का प्रोसेस हो गया। सेकंड वाली में हमने क्या किया, पानी के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया, आपको पता है ऑयल ऊपर आ जाता है जो कि एक बैरियर का काम कर रहा है, तो ये वाली जो एयर है अब वो इस वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाई, दोनों आपस में नहीं मिले, जबकि इन दोनों का ही उस आयरन नेल के पास होना जरूरी था, तभी जाकर रस्टिंग का प्रोसेस होता। तीसरे वाले केस में हमने कोई भी मॉइस्चर या वाटर नहीं यूज किया था, तो क्या कंक्लूजन निकला, ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा कि रस्टिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, हमारे पास एयर मतलब स्पेसिफिकली ऑक्सीजन और वाटर होना जरूरी है। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग इज, अब यहाँ पर मैंने XH2O क्यों लिखा है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि मॉइस्चर का कितना अमाउंट अवेलेबल है उस एयर के अंदर। क्लियर, चलिए अब बात आती है प्रिवेंशन ऑफ कॉरिजन। ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन फर्स्ट चैप्टर, दिस इज अ वेरी सीरियस टॉपिक, बहुत ही कंसर्न टॉपिक है, हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो कोरिजन से कैसे बचाएं हम अपनी मेटल्स को, क्योंकि हर एक कंट्री में इनॉर्मस अमाउंट जो है हर साल इस कोरिजन की वजह से जो डैमेज हुआ है उसको कंपनसेट करने में खर्च हो जा रहा है हमारा। तो पहला मेथड है बेटा हमारा पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ये तीनों मेथड ऑलरेडी आप लोग अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि हम पेंट कर दें जी मेटल के ऊपर, ऑयल की एक लेयर लगा दें या फिर ग्रीस कर दें, तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर एंड मॉइस्चर अवे, जैसे कि हमने सेकंड ट्यूब में देखा था, एक वो बॉल की तरह से काम करेंगे, बैरियर की तरह से काम करेंगे, तो मॉइस्चर वाली जो एयर है मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है हमारा कोरिजन नहीं होगा। अब नेक्स्ट मेथड है गैल्वेनाइजेशन। इस गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, कोटिंग आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयरिंग चढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोटेक्ट्स इवन इफ जिंक लेयर इज स्क्रैच्ड। अब ये अगर जिंक की लेयर ऊपर से थोड़ी थोड़ी हट भी गई है तो भी हमारा जो आयरन है वो हमारा कोरिजन से प्रोटेक्ट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद है जी क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, प्रोटेक्टिंग कोटिंग्स। यहाँ पर क्या कर रहे थे हमने, क्रोम प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़कर आए थे आप लोग 8th क्लास में कि अदर मेटल्स की लेयर जैसे निकल की या क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ा दी जाती है। एनोडाइजिंग, ऑक्साइड की लेयर को और ज़्यादा थिक करने का प्रोसेस, सबका मेन पर्पज क्या है कि फर्दर कोरिजन का प्रोसेस हमारा ना हो।
ठीक है जी। अब जो एक न्यू टॉपिक है, न्यू तो खैर नहीं बोल सकते हाँ, लेकिन अब इसका और ज्यादा डिटेल है, एलोइंग। एलोय आपने ऑलरेडी पढ़ा 9th क्लास में, मिक्सिंग मेटल्स टू इम्प्रूव प्रॉपर्टीज। क्या करें, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें, जिसकी वजह से वो कॉरिजन से तो उनको प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ मेन मेन एलॉय दे रखे हैं जो कि आपको लर्न करना है। अगर हम आयरन के अंदर सिर्फ 0.05% कार्बन मिला दें तो आयरन जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर बन गया, ठीक है। आयरन के अंदर निकिल प्लस क्रोमियम बना दे, मिला दे, तो मेरे पास जो एलॉय मिलकर आ जाता है उसका नाम होता है स्टेनलेस स्टील। ये क्या कर रहा है, इस आयरन को हार्ड भी बना रहा है और साथ साथ में जंग लगने से भी बचाने का काम कर रहा है। अब जनरल रूल क्या है जी, मिक्सिंग मेटल्स और मेटल प्लस नॉन मेटल इन डेफिनेट प्रोपोर्शन चेंजेस प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट रस्टिंग। तो मेन पर्पज है ये, क्योंकि जब हमने उसके अंदर दो या दो से ज्यादा मेटल मिला दी तो क्या हो गया बेटा हमारे पास दो या दो से ज्यादा मेटल मिलाने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास अब क्या होगा जी, यहाँ से उस मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, साथ साथ में कॉइजन का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो मेन एलॉय गिवन है वो मैं भी आपको लिख कर बता देती हूँ, ये आपको लर्न करने हैं, साथ में उनके कंपोनेंट्स लर्न करने हैं, ठीक है बेटा जी। तो बेटा हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये 3-4 एलॉय के नेम गिवन है। कभी कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि पर्टिकुलर आपको एलॉय का नाम दे दिया और आपसे उसका कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे। तो जैसे कि ब्रॉन्ज, अभी ब्रॉन्ज वर्ड आपने कहाँ पर सुना है, आप लोग देखते हो ना कि जब कभी ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो मेडल्स अगर पार्टिसिपेंट को मिल रहे हैं, फर्स्ट गोल्ड मेडल, सेकंड हमारा सिल्वर और थर्ड ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज का जो कंपोनेंट है कॉपर एंड टिन, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, सोल्डर, लेड एंड टिन, एंड एक हमारे पास एलॉय यूज किया जाता है दैट इज अमलगम, दिस इज एन एलॉय ऑफ मरकरी। तो ये 3-4 एलॉय के नेम आपको लर्न करने हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपके लिए क्या होमवर्क है, चैप्टर को थोरोली अच्छे से रीड करना है, अपने खुद के सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने हैं स्क्रीनशॉट ले लेकर, ठीक है। और जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक